सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया है। अक्षर और चित्र से संबंध। पहले चित्र का अध्ययन करना है। चित्र किस चीज का प्रतीक है? नकारात्मक पहलू का प्रतीक है या सकारात्मक पहलू का प्रतीक है? और पुनः अक्षर का मूल्यांकन किया जाता है। मोहरों पर जो अक्षर बने हुए हैं, ज्यादातर मोहरों पर पशु के अंग के सीध में जो अक्षर है वह उसकी विशेषता को बता रहा है। विशेष तौर पर अंगों का जो प्रतीक है उससे भी जान लेने की जरूरत है। जैसे पूंछ मन का प्रतीक है और पूंछ के सामने जो ऊपर में अक्षर है बना हुआ वह मन के संदर्भ में बता रहा है। सिंह स्मृति और बुद्धि का प्रतीक है। अगर सिंह के पास अक्षर है तो इसका मतलब है कि स्मृति या बुद्धि के बारे में बता रहा है। लिंग आकाश का प्रतीक है। कान प्राकृतिक डिमांड के से संबंधित विषय को बता रहा है। तो पशु के शरीर के अंगों का अक्षर से संबंध है। यह जो चित्र देख रहे हैं आप, कुबर वाला सांड, जो सांड का कुंवरपन है, कुबर है, वह आत्मा का प्रतीक है, आकाश का प्रतीक, आत्मा का प्रतीक। अब उसके ऊपर जो अक्षर बना हुआ है वह उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है। अक्षर उस अंग के विशेषता के बारे में बता रहा है। जैसे इस चित्र में कुबर वाला सांड की कुबरता की विशेषता को बता रहा है अक्षर। आपको पहले भी बताया है कि 3 डंडे का प्रतीक सततता को बताता है। 2 डंडा अगर है तो वह स्मृति के बारे में बता रहा है और 3 डंडा अगर है बना तो वह सततता को बता रहा है। अब कुबर के ऊपर 3 लकीर बने हुए हैं, डंडे बने हुए हैं। इसका मतलब है कि आत्मा की सततता के बारे में बताया जा रहा है, जो इस कुबर वाले सांड की मुहर पर आप देख रहे हैं। उसी तरह अन्य मोहरों पर पशु के अलग अलग अंग के समानांतर जो अक्षर बने हुए हैं उसके बारे में विशेषता को बता रहा है। तो कई अक्षर बने हुए हैं, तो उन अक्षरों का शुभारंभ कहाँ से है और अंत कहाँ है यह कहना निश्चित नहीं है। शुभारंभ आप पशु के मुंह के तरफ से मान सकते हैं, शुभारंभ आप पशु के पूंछ के तरफ से भी मान सकते हैं। यही स्थिति सिंधु सभ्यता की मोहरों की विशेषता के बारे में बता रहा है। यह जो मुहर है और मुहर की जो विशेषता है, अक्षर और पशु के अंग के बारे में वह आप देख रहे हैं। एक और विशेषता है पशु के मुंह से संबंधित। पशु का मुंह 2 भागों में बटा हुआ है, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा। ऊपर का हिस्सा जो है वह अस्थिर रहता है, वह मानव का जबड़ा हो या पशु का जबड़ा, ऊपर का हिस्सा नहीं हिलता। चलयमान जो है
वह नीचे का जबड़ा। तो जब हम अध्ययन करेंगे जबड़े के बारे में, जबड़ा से संबंधित कोई अन्य आकृति बनी हुई है, तो ऊपर का जबड़ा जो अस्थिरता का प्रतीक है वो आकाश का प्रतीक है, और नीचे का जो जबड़ा है वह प्रकृति का प्रतीक है। प्रकृति हमेशा चलयमान है, बदलाव सततता, सतत बदलाव उसमें आ रहा है, सतत परिवर्तन उसमें आ रहा है। इसलिए नीचे के जबड़ा को प्रकृति से तुलना किया गया, और ऊपर का जो जबड़ा है उसे अव्यक्त से तुलना किया गया, जो परिवर्तनशील नहीं है, शून्य परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए ऊपर के जबड़ा से तुलना किया गया। तो इस तरह जब हम सिंधु कालीन मोहरों का अध्ययन करते हैं तो हर मोहर में अलग अलग अक्षर हैं, पशु बने हुए हैं। पशु का अध्ययन कर लेने की जरूरत है, उसके बाद एक एक अक्षर की तुलना करने की जरूरत है। और अगर हम सिंधु सभ्यता के बारे में समझ रहे हैं तो दुनिया के सारे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि उसी तरह प्राचीन सभ्यताओं में उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वह वैश्विक आधार लिए हुए है, और उस समय अंतर्विज्ञान को अव्यक्त करना ही सारे प्राचीन सभ्यताओं का उद्देश्य था। और इस तरह से सिंधु सभ्यता का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब कि स्वतः रूप से वैश्विक सभ्यता का अध्ययन करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी।